और ये टॉपिक है हमारा हैमरेज। ठीक है, तो हैमरेज हम देखेंगे कि एक्चुअल में हैमरेजेस होते क्या हैं और इनके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, और फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हैमरेजेस के हमारे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ वेट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हैमरेज का हमें सबसे पहले मतलब देखना होगा कि हैमरेज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, डेफिनेशन क्या है हैमरेज की। तो देखिए, जो भी आपको पता है कि जो भी आपका ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ह्यूमंस या एनिमल्स कोई पानी का गुब्बारा तो है नहीं। ठीक है, कि उसके अंदर ब्लड ऐसे ही भरा हुआ है। ठीक है, वो एक ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है ब्लड। तो इट मीन्स कि अगर कहीं भी वो जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाती है, या फिर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं किसी भी वजह से, वो कॉजेज़ में हम देखेंगे, जो आपके ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर ब्लड सेल्स हैं उनका बाहर आ जाना ही हमारा क्या है, हैमरेज है। ठीक है, मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जो भी आपके ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब वो ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाएंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम हैमरेज बोलेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है। देखिए, जो हैमरेज है वो हमने क्या देखा कि ब्लड वेसल से बाहर निकलना। ठीक है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। तो अब जो ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो दो जगह जा सकता है, या तो वो कम्प्लीटली आउटसाइड द बॉडी चला जाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हमारी आती है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर हमारी आती है कि बॉडी के बाहर ना जा करके वो बॉडी कैविटी के अंदर ही रहे। ठीक है, आपको अब यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, या तो आउटसाइड या फिर इनसाइड, ये दो कंडीशंस हमारी आती हैं। ठीक है, आप देखिए आउटसाइड की कंडीशन के अंदर क्या होता है, आउटसाइड अगर ब्लड जा रहा है, मतलब बॉडी से बाहर अगर ब्लड जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल हैमरेज। ठीक है, और अगर बॉडी कैविटी के अंदर ही ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल हैमरेज। ठीक है, तो ये हमारा दो टाइप्स आप बोल सकते हैं। इसके बाद हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमरेजेस पढ़ने हैं, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 बेसिस पर करा है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि क्या क्या इनका क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, सबसे जो नंबर 1 पर आता है वो है डिपेंडिंग अपॉन दी साइट। ठीक है, तो कहाँ पर आपका हैमरेज हुआ है उसके बेसिस पर हम पहले बात करते हैं। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइट में आपका पहले आता है एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस मैंने इधर सिर्फ आपको साइट लिख रखी है। ठीक है, और ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर ब्लीडिंग या हैमरेज होगा। तो सबसे पहले आता है आपका एपिस्टेक्सिस। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हेमेटेमेसिस। तो हेमेटेमेसिस के अंदर क्या होगा कि आपके जो वॉमिट होगी या एनिमल की जो वॉमिट होगी उसके अंदर आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा, हैमरेज। ठीक है, फिर आता है हमारा हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस के अंदर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो स्प्यूटम है उसके अंदर आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्प्यूटम क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आपका लोअर एयरवेज है, ठीक है, या फिर ट्रैक या ब्रोंकाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से जो हमारा म्यूकस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्प्यूटम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब भी हमारा ब्लड आता है तो हम क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमोप्टाइसिस। नेक्स्ट इज मेटारेजिया। तो मेटारेजिया इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। अब आप ने एक चीज़ पढ़ी होगी, ह्यूमंस के केस में आपने देखा होगा कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, वहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है यूट्रस से। ठीक है, तो मेटारेजिया और जो मेंस्ट्रुएशन है वो कैसे अलग है। तो देखिए, मेटारेजिया के अंदर आप देखेंगे इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग से मेरा क्या मतलब है कि आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन का एक डेफिनेट पीरियड होता है। ठीक है, उससे अलग मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी भी मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं। ठीक है, बट मेटारेजिया के अंदर आप क्या देखेंगे कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है मेंस्ट्रुएशन और मेटारेजिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंटेरेजिया। तो एंटेरेजिया के अंदर आपका ब्लीडिंग होगा इंटेस्टाइन से। ठीक है, फिर हमारा आता है मिलेना। तो मिलेना के अंदर आपकी ब्लीडिंग होगी स्टूल के अंदर। तो स्टूल या फिर फीसेस आप बोल सकते हैं, उसके अंदर जब भी ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोलेंगे मिलेना। नेक्स्ट हमारा आता है हेमेटूरिया। तो देखिए, हेमेटूरिया के अंदर आप देख सकते हैं जो ब्लड है वो आपको कहाँ मिलेगा, यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर आपको ब्लड देखने को मिलेगा हेमेटूरिया के अंदर।
फिर हमारा आता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर ब्लड आ गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोथोरेक्स। ठीक है, हीमोथोरेक्स हम उस कंडीशन को बोलेंगे। इसके बाद हमारा आता है हीमोपेरिकार्डियम। ठीक है, तो हीमोपेरिकार्डियम के अंदर जो आपकी पेरिकार्डियल सैक है वहाँ पर आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर आपकी आती है हीमेटोसील। तो बेसिकली पर्टिकुलरली अगर मैं ट्यूनिका वेजिनलिस को बोलूँ तो वहाँ पर हमारा ब्लड आपका एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हीमोसाल्पनिक्स। तो हीमोसाल्पनिक्स के अंदर आप जो ओविडक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी ब्लीडिंग होगी। और हेमाटोमा के अंदर देखिए क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक मास टाइप बन जाएगा जिसके अंदर आपका ब्लड एक्यूमुलेट होगा और उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेमाटोमा। ठीक है, फिर हमारा आता है एपोप्लेक्सी। तो एपोप्लेक्सी आप इसे एक तरह से ब्रेन हैमरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जब भी आपका हैमरेज होगा तो उसे हम बोलेंगे एपोप्लेक्सी। और इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। ठीक है, तो जो एनिमल है वो कॉन्शियस नहीं रहेगा जनरली। अब इसके बाद आता है हमारा हीमोपेरिटोनियम। तो जो आपकी पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर जब भी ब्लड फिल हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बेसिस हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमरेजेस हमने देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट बेसिस आता है वो हमारा क्या है कि कितने एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट या फिर साइज़। ठीक है, तो जो हमारे हैमरेजेस हैं उनका साइज़ क्या है उसकी बेसिस पर भी हमारे डिफरेंट हैमरेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर आता है हमारा पेटिकाय। तो पेटिकाय हमारा जो साइज़ होता है हैमरेजेस का, अगर हैमरेज का साइज़ 1 to 2 मिलीमीटर्स तक है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे पेटिकाय। ठीक है, और अगर यही साइज़ 3 to 5 मिलीमीटर्स तक पहुंच जाता है तो हम उसे बोलते हैं परप्यूरा हैमरेज। ठीक है, तो पेटिकाय हैमरेज या पेटिकियल हैमरेज और परप्यूरा हैमरेज। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, अगर आपके हैमरेज का साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर्स तक है तो आप उसे बोलेंगे इकाइमोसिस। ठीक है, इकाइमोसिस। ठीक है, और इकाइमोटिक हैमरेज भी आप इसे बोल सकते हैं, सेम बात है। तो यहाँ पर आपका जो साइज़ होगा लेजन्स का आपको देखने के लिए मिलेंगे टिश्यूज़ पर, तो वो आपका 1 to 2 सेंटीमीटर्स का यहाँ पर होगा। इसके बाद बात आती है सफ्यूजन्स की। तो देखिए सफ्यूजन्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको हैमरेजेस डिफ्यूज़ फॉर्म में देखने के लिए मिलें। ठीक है, डिफ्यूज़ मतलब कुछ इस टाइप से। ठीक है, वहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक डिफ्यूज़ एक फ्लैट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे सफ्यूजन्स। ठीक है, इसके बाद बात आती है लीनियर की। तो देखिए लीनियर में आपको क्या होगा कि जो आपको हैमरेज है वो एक लाइन या फिर एक क्रीस्ट की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को, उन हैमरेजेस को हम क्या बोलेंगे, लीनियर हैमरेजेस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड बेसिस आता है। थर्ड बेसिस के अंदर हम क्या बात करेंगे कि मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, कैसे आपके जो आप बोल सकते हैं हैमरेज हैं वो फॉर्म हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको डायपीडियसिस का यहाँ पर शो ना हो क्योंकि वहाँ पर वीडियो आ रही है। ठीक है, बट मैं वर्बली आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहले आता है इसमें रैक्सिस। तो रैक्सिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेक होना किसी भी चीज़ का। तो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों से आपका जो हैमरेज है वो बन सकता है। पहला रैक्सिस है। रैक्सिस के अंदर आपका क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है या कैपिलरीज हैं उनकी वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा रैक्सिस के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा होता है डायपीडियसिस। और डायपीडियसिस ये आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सब बच्चे पढ़ के आते हैं 12th क्लास में। इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो भी आपकी एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम वॉल जो है उसकी वस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। और वस्कुलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से जो भी हमारी ब्लड सेल्स हैं, मेनली ल्यूकोसाइट्स एंड समटाइम आरबीसीज ऑल्सो, वो हमारी क्या करती हैं, वो हमारी एंडोथीलियल से पास हो जाती हैं, एंडोथीलियम से पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डायपीडियसिस। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि हमारी जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा ब्लड वेसल से पास हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो बेसिकली हम इसमें दो ब्रॉड क्लास में हम डिवाइड करते हैं हैमरेजेस के कॉजेज़ को। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ही हमारा कोई ना कोई आपके हिंड्रेंस हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो कंडीशन अफेक्टिंग दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप के अंदर हम देखेंगे कि कंडीशंस जो कि हमारे ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमारे अफेक्ट करें। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा कंडीशन अफेक्टिंग दी ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, नंबर 1 पर आता
आता है हमारा ट्रोमा। ठीक है, तो ट्रोमा के अंदर आप देखेंगे ट्रोमा क्या है, बेसिकली इंजरी है। ठीक है, तो अगर आपकी इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल्स को, और तो उसकी वजह से भी आपका हैमरेज हो सकता है। अब ये हमारी इंजरी कैसी हो सकती है, लैसरेशन, इंसिजन, कॉन्ट्यूजन्स, ठीक है, या फिर क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया, वो भी ब्लॉक कर सकते हैं वेसल्स को। लैसरेशंस का मतलब देखिए क्या होता है कि आपके किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से जब भी बोल सकते हैं आप इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, वाउंड्स आते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैसरेशंस। ठीक है, इंसिजन क्या होता है कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से जब भी आपको कट लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंसिजन। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्यूजन के अंदर भी हैमरेज होता है। ठीक है, ब्लड बाहर आता है। और क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारी डिसीजेज़ के अंदर हमारे क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें उसके अंदर हिंड्रेंस वो हमारे क्रिएट कर देते हैं और ब्लड को वहाँ पर फ्लो नहीं होने देते, जिसकी वजह से कई बार हैमरेज भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो डिसीज़ हैं उसके अंदर हमारा आता है स्वाइन एरेसिपिलिस, तो ये हमारा एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा आता है एंथ्रेक्स और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, तो ये सारी हमारी डिसीज़ हैं। जब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। तो इन सभी के अंदर हमारे हैमरेजेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है कि जो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है सेल्स की, ठीक है, किसी भी टिश्यू में, तो उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर जो भी एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी अगर नेक्रोसिस हो रहा है, वो अगर प्री मैच्योर उनकी डेथ हो रही है, तो वहाँ पर भी हमारा वो हैमरेज हमारा कॉज करेगा। ठीक है, सिंपल सी ये एक जनरल बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिसीज़ ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, तो डिसीज़ ऑफ वेसल वॉल के अंदर हमारा आता है सबसे पहले आता है हमारा एन्यूरिज्म। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी वीक हो चुकी होंगी। ठीक है, और उनकी वॉल हमारी वीक हो चुकी होगी, जिसकी वजह से हमारे हैमरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस केस में। ठीक है, फिर इसके अंदर इसके बाद हमारा आता है एथेरोमा। तो एथेरोमा के अंदर आप देखेंगे कि जो फैट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो और हैमरेज के चांसेस भी उसके अंदर हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर वो फर्दर वो उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है तो वो हमारा थ्रोम्बोसिस भी हमारा कॉज कर सकता है। वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टॉक्सिक इंजरी टू द कैपिलरीज एंडोथीलियम। तो टॉक्सिक इंजरीज़ के अंदर हम देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर हमारा बैक्टीरियल आता है। ठीक है, बैक्टीरियाज़ की वजह से अगर कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, वो उनके टॉक्सिन्स की वजह से, तो हमारा वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा हमारा आता है इसमें वायरल। तो देखिए वायरसेस जो हैं वो भी हमारा जो एंडोथीलियम है उसे वो हमारा डैमेज करते हैं। ठीक है, एक तरह से, तो यहाँ पर वो भी हमारे हैमरेज फिर एक कॉज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कुछ केमिकल्स। जो हमारे केमिकल्स हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, आर्सेनिक, ये सब केमिकल्स भी हमारे कई बार हैमरेज कॉज कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे एंटेरोटॉक्सीमिया आता है, उसके बाद एस्फाइक्सिया आता है। ठीक है, तो एस्फाइक्सिया के अंदर आप देखेंगे कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब आपका होगा, ठीक है, तो लेस ऑक्सीजन जब हमारी प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं एस्फाइक्सिया। तो ये सारी हमारी कंडीशंस आती हैं टॉक्सिक इंजरी टू दी कैपिलरी एंडोथीलियम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, एक लेवल से अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है एनिमल्स में भी, तो ब्लड वेसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, वहाँ पर रप्चर कर जाएंगी। ठीक है, और जब भी ब्लड वेसल रप्चर करेंगी तो बट ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर हमारा जो हैमरेज है वो कर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड डिवीजन है, दैट इज़ कंडीशन अफेक्टिंग द ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इनके अंदर हमारा सबसे पहला आता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हम पढ़ के आए हुए होते हैं। ठीक है, सेक्स लिंक हमारा ये डिसऑर्डर है, जब हमने 12th में देखा ही होता है ह्यूमंस के अंदर। तो आपको पता है कि जो फैक्टर 8 होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट नहीं होता, और बेसिकली ये एक ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है। इसके अंदर जो क्लॉटिंग है वो हमारी हिंडर्ड होती है, और इसके अंदर हैमरेज आपका आप कह सकते हैं होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा।
तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो वर्ड है पहले इसे आपको ब्रेक करना होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब पहले आपको जानना होगा वो क्या होता है। तो देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर डिक्रीज कर जाना ही हमारा क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जो परप्यूरा है, परप्यूरा का मतलब क्या है कि जो आपका हैमरेज की वजह से एक स्पॉट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था परप्यूरा, ठीक है, ऑब्वियसली मैं अभी डिस्कस करके ही आया हूँ पेटेकाई के बाद। तो वो लिजन्स हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे परप्यूरा। तो जब भी ये लिजन्स हमारे आ रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब ये जो लेजन्स आएंगे ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से आ रहे हैं। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस वजह से हो रहा है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से काफ़ी केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे टिक फीवर इन डॉग्स, ठीक है, उसके अंदर आप एक देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारा कॉमन है, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं हाइपरस्प्लेनिज्म, ठीक है, हाइपरस्प्लेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या है, हाइपरस्प्लेनिज्म का मतलब कि जब आपका स्प्लीन जो है वो ओवर वर्क करने लगता है, ठीक है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। तो स्प्लीन भी आपका जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर कम करने में एक रोल प्ले करता है और वो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि हैमरेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी आपका एक मेजर फैक्टर है। तो न्यूट्रिशन के अंदर आप क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका हैमरेज कॉज हो सकता है, क्योंकि देखिए विटामिन के इज़ असेंशियल फॉर प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन। विटामिन के आपका असेंशियल होता है प्रोथ्रोम्बिन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जब प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म नहीं होगा तो इस आपका जो हैमरेज है वो आपको कॉज हो सकता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें आता है सल्फोनामाइड। अगर आपका सल्फोनामाइड का कॉन्टिन्यूस काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है एनिमल का, तो उस केस में क्या होगा कि जो हैमरेज है वो कॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका सल्फोनामाइड है ये जो आपकी इंटेस्टाइनल फ्लोरा है एनिमल्स में, इंटेस्टाइनल फ्लोरा वो उसे ग्रो नहीं होने देता, फ्लरिश नहीं होने देता, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, देखिए, तो वो उसे फ्लरिश नहीं होने देता है, ठीक है। और अगर वो फ्लोरा फ्लरिश नहीं होंगे तो वो फ्लोरा ही हमारे क्या कर रहे हैं, वो फ्लोरा ही हमारे सिंथेसिस कर रहे हैं विटामिन के का, ठीक है। तो वो विटामिन के फॉर्म नहीं होगा, और विटामिन के फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा और हैमरेज कॉज हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा, पहला हमने देख लिया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अब हमें देखना है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका हैमरेज कॉज हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी देखिए जो एक्ट करता है वो क्या करता है कि विटामिन सी आपका ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है फॉर द वॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो जो आपकी कैपिलरीज हैं वो हमारी क्या कर जाती हैं, वो हमारी और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, ठीक है, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हैमरेज होने की कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है हिपेरिनॉइड स्टेट। तो हिपेरिनॉइड स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी आपकी एनाफाइलेटिक शॉक है, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब था कि जब आपकी सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके बाद, या फिर जो आपकी बोल सकते हैं आप जो आपकी क्या बोलते हैं, रेज, इरिडेशन ऑफ रेज अगर आप बोलेंगे, तो अगर वो इरिडेशन होता है रेज का तो उसके बाद भी जो हिपेरिन है उसका कंटेंट काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर। और आपको पता है कि ये कोएगुलेशन नहीं होने देता है, हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो ये हमारा क्या कॉज कर सकता है, ये हमारा हैमरेज कॉज कर सकता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, हिपेरिनॉइड स्टेट। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है प्लांट टॉक्सिन। तो प्लांट टॉक्सिन के अंदर हम क्या देखेंगे कि कुछ हमारे प्लांट्स हैं जो नेचुरली, जिनके अंदर हमारे कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आप बोल सकते हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकते हैं।
तो इसके अंदर हमारे आते हैं ब्रैकन फर्न और स्वीट क्लोवर, जो कि हमारे प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को हमारा कहीं ना कहीं हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सिक्यूला। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है हेमरेज का, वो अब हमें यहाँ पर देखना है। तो सिक्यूला के अंदर हम देखेंगे कि देखिए जो अल्टीमेट होने वाला है हेमरेज के अंदर, वो क्या हो सकता है कि या तो जो ब्लड लॉस है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, उसके जो ब्लड लॉस हो रहा है जिस रेट से वो स्लो है। ठीक है, या फिर वो बहुत फास्ट है। ठीक है, दो कंडीशन हमारी हो सकती है यहाँ पर। तो देखिए, अगर ब्लड लॉस स्लो है तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड है उसका वॉल्यूम मेंटेन कर लेगा टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, बट अगर ब्लड लॉस फास्ट है तो उस केस में क्या होगा कि अगर एनिमल का 30 to 40% ब्लड लॉस हो चुका है तो उस केस में हैमरेजिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, और हैमरेजिक शॉक के हमारे सिम्टम्स क्या क्या हैं कि जो ब्लड प्रेशर है एनिमल का वो हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो पल्स रेट है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा, रेस्पिरेशन रेट हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा जो एनिमल की बॉडी है वो कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें हम ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है और अगर इसके अंदर अल्टीमेट ट्रीटमेंट आपको ना मिले या एनिमल को ना मिले तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है एक टर्म आती है कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है, तो कार्डियक टैम्पोनेट का मतलब क्या है वो अब हमें देखना है। तो देखिए, कार्डियक टैम्पोनेट के अंदर हमारा क्या होता है कि जो भी आपके सडन अगर हैमरेज होता है पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, हीमोपेरिकार्डियम जिसे हम बोलते हैं, हीमोपेरिकार्डियम अगर सडन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका हार्ट है वो डायलेट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। ठीक है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता। और आपको पता है कि अगर हार्ट डायलेट नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर डायलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड उसके अंदर फिल हो रहा है वो कम्प्लीटली वो फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा नेक्स्ट स्टेप डजंट गेट फिल्ड अप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ब्लड ही हमारा, जब उसके अंदर ब्लड आएगा ही नहीं हार्ट के अंदर तो वो पंप क्या करेगा। ठीक है, तो बहुत कम ना के बराबर हमारा जो ब्लड है वो पंप करेगा हार्ट, और इससे हमारी एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे, मतलब वो हमारा क्या कर देगा, जो हमारा सर्कुलेशन है, नॉर्मल बॉडी सर्कुलेशन है हमारा, मतलब मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, है ना, तो जो सर्कुलेशन है वो उसे अरेस्ट कर देगा, बहुत कम हमारा रिड्यूस हो जाएगा सर्कुलेशन, और अल्टीमेट इसका क्या होगा कि डेथ हो जाएगी एनिमल की। तो ये हमारा कार्डियक टैम्पोनेट था और ये हमारी ये कंडीशन थी हैमरेज की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हैमरेज टॉपिक है वो हमारा एंड होता है इसी के साथ। और आपने देखा कि हैमरेज के अंदर हमने कितने टाइप्स देखे, ठीक है, उसके कॉजेज़ देखे, सारी चीज़ें हमने हैमरेज की इस वीडियो के अंदर कवर करी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।